अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के सिलेबस को फॉलो करेंगे और इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। बीएस मैथमेटिक्स के रेगुलर स्टूडेंट्स भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनकी फॉर्म क्या होती है और कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है और कम्प्लेक्स प्लेन में किसी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की, और ये प्रॉपर्टीज़ भी आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं बीएससी में मैथमेटिकल मेथड्स के कोर्स में चैप्टर नंबर 1 में। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम जस्ट शॉर्टली रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्प्लेक्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रियल लाइन होगी, यानी कि इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट एक रियल नंबर होगा। एक्चुअली ये रियल लाइन पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया, ये ओरिजिन हो गया। जबकि वर्टिकल लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, यानी कि इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि आयोटा की फॉर्म में होगा। ठीक हो गया। तो ये दो लाइंस मिलके एक प्लेन बना रही है और इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स प्लेन। और इसको किस तरह से डिनोट करेंगे हम, सी से, या बीच में छोटी सी एक लाइन लगा लेंगे। तो ये कम्प्लेक्स प्लेन हो गया। तो इसके अंदर अगर आप कोई सा पॉइंट ले लें, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x एंड y, तो इस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा जो कि इस कम्प्लेक्स प्लेन में डेफिनेटली लाई करे, और उस कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे और ये किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा y। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इस नंबर की पोलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट P तक। ठीक हो गया। और O से लेकर P तक के डिस्टेंस को हम R से डिनोट कर देंगे। ठीक हो गया। और ये भी सपोज करें कि ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये राइट ट्रायंगल बन जाती है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालें तो r किसके इक्वल होगा, r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो इन दोनों में से r कॉमन करें, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक हो गया। अब आयलर्स फार्मूला को रिकॉल करें, e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि z को हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड विद e की पावर आयोटा थीटा। ठीक हो गया। इसमें r जो कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, इसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। ठीक हो गया, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। ठीक है। और ये जो थीटा है इसको हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। ठीक है। और इसको एक अक्सर हम आर्गुमेंट ऑफ z को arg ऑफ z से डिनोट किया करते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो ये वाली जो फॉर्म है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये इस कम्प्लेक्स नंबर z की पोलर फॉर्म है।
ठीक हो गया, तो ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब ये जो आर्गुमेंट ऑफ z है जिसको हम थीटा कह रहे हैं, थीटा से जिसको हमने डिनोट किया है, ये 0 से लेकर 2 पाई इस क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करेगा। आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो ये इससे बिलोंग करेगा और इसके अलावा ये किसी भी ऐसे इंटरवल से बिलोंग कर सकता है जिसका साइज़ क्या है 2 पाई, ठीक है, जैसा कि -पाई से लेकर पाई, ये क्लोज्ड इंटरवल। ठीक हो गया, तो ये थी इनिशियल डिस्कशन जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। इस इंटरवल को हम प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, प्रिंसिपल रेंज। और इसके अलावा इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करने वाला ये वाला थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, आगे चलते हैं और अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ रिकॉल कर लेते हैं। सपोज करें कि z1 एंड z2 ये कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो फिर z1 मल्टीप्लाइड विथ z2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विथ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पर डिवाइड आ जाए तो फिर यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि z1 मल्टीप्लाइड विद z2 मल्टीप्लाइड विद z3 एंड अप टू सो ऑन टू zn, इसकी होल की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 मल्टीप्लाइड विद अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइड विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ zn। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइजेशन को शॉर्टकट में किस तरह से लिखेंगे, पाई का सिंबल यूज़ किया करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n zi। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3 एंड सो ऑन टू मल्टीप्लाइड विद zn। ठीक, तो इस मल्टीप्लिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है, इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन के। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ zi। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो फिर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूफ करना है, और ये आपकी होमवर्क असाइनमेंट है। ठीक हो गया, अब इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 इज़ लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। ठीक हो गया, इसको भी आपने डिराइव करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा इस वाली इनइक्वालिटी को भी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को जनरलाइज किया जा सकता है। तो इसकी जनरलाइजेशन क्या बनेगी, सम हम लेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर n zi का। ठीक है, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू सो ऑन टू प्लस zn। ठीक है, फिर उसकी क्या लेंगे, इस समेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या होगी, लेस देन और इक्वल होगी समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ zi। ठीक हो गया, तो इसको भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी आपकी असाइनमेंट है। और इस वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी के प्रूफ के लिए आप लिंक विज़िट कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ करेंगे।
absolute value of z1 plus minus absolute value of z2 whole absolute value is less than or equal to absolute value of z1 minus absolute value of z2। ठीक हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 पिछले साल वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको इसका प्रूफ भी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिस लेक्चर का, उसी लेक्चर में इसको प्रूफ भी कराया गया है। ठीक हो गया, तो ये भी आपने करनी है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपके होमवर्क के तौर पर मैंने दे दी है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है, ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पर आपने देखा लेस देन और इक्वल आएगा जब यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2, इसको भी कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आपने ख़ुद करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने चूँकि ऑलरेडी करा लिए तो इसलिए मैंने लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आगे चलते हैं, अब हम डी मोइवर्स थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव करेंगे। ये भी मैंने आपको बीएससी के कोर्स में कराया हुआ है। डी मोइवर्स थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको हम आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ करेंगे। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसको डिराइव करते हैं। एंड में ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। सपोज़ करें z1 r1 मल्टीप्लाइड विथ cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 के इक्वल है। इसी तरह से z2 जो है वो r2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 के इक्वल है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। जी के इज़ इक्वल टू आर के cos θ के प्लस आयोटा sin θ के। ठीक है, पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, r1 मल्टीप्लाइड विद r2। ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाइड विद cos θ1 cos θ2। ठीक है, और फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 हो जाता है। फिर sin θ1 sin θ2। ठीक हो गया। इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैं ग्रुप टुगेदर कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम आयोटा वालों को भी टैकल करते हैं। आयोटा वाला पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, sin θ1 cos θ2, sin θ1 cos θ2, फिर प्लस ये आयोटा ये वाला आयोटा अब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन रहा है cos θ1 sin θ2। ठीक हो गया, इनको भी मैं ग्रुप टुगेदर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो आपके पास ये वाली चीज़ क्या बन जाती है, r1 r2 मल्टीप्लाइड विद ये क्या बनेगा, cos θ1 प्लस θ2। क्लियर हो गया। और फिर इसी तरह से प्लस आयोटा, इसके ऊपर भी आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा sin θ1 प्लस θ2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप बल्कि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट इनक्लोज कर दें। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाई z3 करें तो यहाँ पर r1 r2 r3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आ जाएगा और यहाँ पर भी
आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को अगर हम जनरलाइज करें आगे तो हमारे पास आ जाएगा z1 मल्टीप्लाई z2 मल्टीप्लाइड विथ अप टू सो ऑन टू मल्टीप्लाइड विथ zn, ये किसके इक्वल हो जाएगा r1 मल्टीप्लाइड विद r2 मल्टीप्लाइड विद rn अप टू सो ऑन टू rn, और फिर इसके बाद होल मल्टीप्लाइड विद cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन टू थीटा n। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लगेगी ब्रैकेट। ठीक है। अब आप क्या करें कि z1 z2 z3 अप टू सो ऑन टू zn, इन सब को आप एक ही कम्प्लेक्स नंबर कर दें, z कर दें। ठीक हो गया। तो इसकी जगह भी z, यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी z आ जाएगा। ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, और z सपोज करें किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यानी इसका आर्गूमेंट थीटा है। ठीक है। तो फिर इसका मतलब है ये इन सब की जगह थीटा आ जाएगा, और इसी तरह से r1 r2 r3 की जगह क्या आ जाएगा, इन सब की जगह rn की जगह भी r आ जाएगा। ठीक है। तो फिर ये चीज़ क्या बन जाएगी, z की पावर n इज इक्वल टू r की पावर n। ठीक है। और फिर होल मल्टीप्लाइड विद cos थीटा प्लस अप टू सो ऑन टू थीटा n टाइम्स आपने थीटा को ऐड किया है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा n थीटा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर भी। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह से आयोटा साइन n थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर हमारे पास z जो है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो फिर इसका मतलब है कि जब हम उसकी पावर n लेंगे, यानी कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस सारे की होल पावर अगर हम कितनी लें, n लें, तो फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि ये किसके इक्वल होगा, rn। सॉरी, ये पावर r की भी है, तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट एन क्लोज करें तो r की पावर n, और फिर यहाँ पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये डी माइवर्स थ्योरम कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने अब याद रखना। आई थिंक ये वाली जगह बोर्ड की रेंज से बाहर होगी, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये आपका डी माइवर्स थ्योरम है। इसमें n जो है वो क्या है, n आपने यहाँ से लिया चूँकि आपने इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। अगर दो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें तो फिर n2 बनता है। ठीक हो गया। तो हमने कितने मल्टीप्लाई किए हैं, n मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका मतलब है n जो है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होगा, या n इज़ ग्रेटर दैन 1 लिख लें, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये डी माइवर्स थ्योरम कहलाता है। अब हम आगे जाते हैं। आखिर में हम nth रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। सपोज़ करें कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और वो है z, जो कि किसके इक्वल है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखा है, और पोलर फॉर्म हमें बताती है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं दो क्वांटिटीज़ के थ्रू, एक थीटा और एक r। और ये भी सपोज़ करें हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर है w, जो कि किसके इक्वल है, r नॉट cos थीटा नॉट प्लस आयोटा साइन थीटा नॉट। क्लियर हो गया। हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर w इस कम्प्लेक्स नंबर z की nth रूट है।
अगर आप w की पावर n लें तो आपके पास z आ जाए, या z की पावर 1/n करें तो फिर w आ जाए। ठीक हो गया। अब w की पावर n करें और फिर इसके ऊपर आप डी मॉइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करें तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा r0 की पावर n और फिर cos n थीटा नॉट प्लस आयोटा साइन n थीटा नॉट। ठीक हो गया। तो ये wn हो गया और दूसरी साइड पे क्या है r, जो कि दूसरी साइड पर है z, जो कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर और इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं? जब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इक्वल हो, यानी कि r और r थीटा r0 की पावर n ये दोनों इक्वल हो। ठीक है। या ये जो है n थीटा नॉट ये किसके इक्वल हो? ये इक्वल हो थीटा प्लस 2k पाई के इक्वल। ठीक है। और इसमें जो k है वो क्या है, वो एक इंटेजर है। इस चीज़ को समझने के लिए कम्प्लेक्स प्लेन को कंसीडर करें। कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक पॉइंट लें, पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स x एंड y। सपोज करेंगे ये पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली लाइन r के इक्वल है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है। ठीक हो गया। और ये एंगल थीटा है, जो कि आपके कम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट है। अगर आप थीटा को पॉजिटिवली इंक्रीज करें तो फिर ये लाइन डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक हो गया। और इस थीटा को डिक्रीज़ करें तो फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और ये पॉइंट P जब वो एक सर्कल को ट्रेस करेगा जिसका रेडियस कितना होगा, r के इक्वल होगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z के इक्वल होगा, एंड दिस सर्कल विल बी सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है। जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो आपकी जो ये लाइन है ये क्या होती जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती जा रही है। तो ये अब इसने नई पोजीशन एज्यूम कर ली और आपका पॉइंट जो है वो एक नई जगह पर आ गया है और अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा, P स्टारस्क सपोज करें। ठीक है। इसी तरह से जब आप इसको और इंक्रीज़ करते जाएंगे, कितना इंक्रीमेंट करेंगे थीटा के अंदर, 2 पाई का जब इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर ये लाइन जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी और ये पॉइंट जो है पॉइंट P ये अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है। इसको अगर जब हमने 2 पाई का इसमें इंक्रीमेंट किया थीटा में, तब जो हमारे पास नया पॉइंट आया, अगर हम उसको P बार कह देते हैं तो P बार और P क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन P बार में हमने क्या किया, थीटा के आर्गूमेंट में कितना इंक्रीमेंट किया, 2 पाई का इंक्रीमेंट किया। ठीक हो गया। फिर अब दोबारा से आप इसको 2 पाई मज़ीद इंक्रीज़ करें, इंक्रीमेंट लाएं, तो फिर ये दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा ये पॉइंट। और अब जो पॉइंट आ रहा है इसको हम सपोज करें P डबल प्राइम से डिनोट करें। ठीक है। अब इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 4 पाई। ठीक है। और फिर इसी तरह से 2 पाई का मज़ीद इंक्रीमेंट दें तो थीटा प्लस 6 पाई। ये सारे के सारे पॉइंट्स जिनके ये आर्गूमेंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक जैसे हैं, कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, कोइंसाइड करें। अब एक चीज़, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 पाई। इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 2 पाई, और ये थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद 3 पाई। ठीक है। तो आपके पास इसके साथ अगर कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, थीटा प्लस 2k पाई। k यहाँ पर क्या क्या बनता जा रहा है, पहले 1 पाई, फिर k क्या क्या बन रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, k इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सॉन। ये तो हमारे पास आ गए। ठीक है।
अब इसके अलावा चूँकि ये पॉइंट P डेफिनेटली अपने ही इक्वल है, ठीक है, तो फिर इस केस में आप क्या कर रहे हैं, थीटा को थीटा ही के इक्वल ले रहे हैं, यानी कि k इस केस में 0 है, तो फिर k इक्वल टू 0 वाला भी हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे आएंगी वैल्यूज़, मैंने कहा था कि अगर आप थीटा को डिक्रीज़ करते जाएं तो फिर आपका जो ये रेडियल लाइन है ये क्या होती जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती रहेगी। ठीक है, तो जब आप कितना इसको डिक्रीज़ करते हैं, 2 पाई डिक्रीज़ करते हैं इसको, यानी थीटा माइनस 2 पाई करते हैं, तो फिर आपके पास दोबारा से यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हम क्या कह दें, P कुछ भी कह दें, P1 कह देते हैं। ठीक है, तो फिर इसका आर्गूमेंट क्या बन जाएगा, ये होगा तो P के इक्वल, लेकिन इसका आर्गूमेंट थीटा माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर मज़ीद 2 पाई का डिक्रीमेंट लाएँ तो फिर थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई एट्सेट्रा, तो यानी कि -1 -2 -3 भी आता जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि एक तो ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसके अलावा ये वाली चीज़ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन सारे के सारे पॉइंट्स के जो आपके पास रेडियल लाइन बन रही थी, इनके करस्पॉन्डिंग रेडियस, सॉरी, इनके जो करस्पॉन्डिंग सर्कल्स थे, उन सर्कल के रेडियस एक ही जैसे थे, किसके इक्वल थे, आर ही के इक्वल थे। ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब अगर 2 पॉइंट इक्वल हैं तो पहली तो बात यह है कि उनकी जो आर्गूमेंट है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इनके जो आर्गूमेंट्स होंगे, इनको हम थीटा कुछ भी कहते हैं, थीटा स्टेरिक कह दें, ये इक्वल होंगे थीटा प्लस 2k पाई वेयर k इज़ एन इंटीजर। और दूसरी बात ये है कि इनके रेडियस जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है कम्प्लेक्स नंबर्स की, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास आएगी। आई होप कि आपको अब इस वाली चीज़ की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। आगे चलते हैं। एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं, nth रूट ऑफ z को फाइंड आउट करना चाहते हैं, w की वैल्यूज़। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आर नॉट चाहिए होगा और थीटा नॉट की वैल्यू चाहिए होगी। आर नॉट की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, आर नॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर नॉट इज़ इक्वल टू आर की पावर 1/n, nth रूट लें दोनों साइड्स पे। इसी तरह से यहाँ से अगर आपने थीटा नॉट निकालना है तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड विथ n, वेयर k इज़ एन इंटीजर। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपका कम्प्लेक्स नंबर w जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर नॉट, यानी कि r की पावर 1/n, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा नॉट की जगह आ जाएगा थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, साथ में मेंशन करेंगे वेयर k इज़ एन इंटीजर। ठीक हो गया। अब ये सारे के सारे इंटीजर्स के लिए ये वाली चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, k इक्वल टू 1 लगाएंगे तो फिर हमारे पास एक nth रूट आएगी, इसको हम w1 कह देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से k की जगह 0 लगाएं तो हमारे पास nth रूट आ जाएगी w0। ठीक है, और फिर इसी तरह से 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, फिर नेगेटिव वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास और भी nth रूट्स आती रहेंगी, इनफाइनाइटली मैनी nth रूट्स आएंगी। तो फिर क्या, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने उसकी nth रूट निकालनी है तो फिर क्या हमारे पास इनफाइनाइट nth रूट्स आएंगी, क्वेश्चन ये है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी nth रूट्स नहीं आएंगी, बल्कि सिर्फ n डिस्टिंक्ट nth रूट्स आएंगी। ठीक हो गया, डिस्टिंक्ट अगर रूट्स अगर आपने निकालनी है तो वो कितनी होंगी, सिर्फ n होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको भी हमें दोबारा से डायग्राम ही के थ्रू समझना पड़ेगा। एक चीज़ नोट करें, ये कम्प्लेक्स नंबर z किस सर्कल के ऊपर मौजूद है, ऐसे सर्कल के ऊपर मौजूद है जिसका रेडियस r है और वो सर्कल ओरिजिन पर सेंटर्ड है, और जो रेडियल लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। ठीक हो गया, तो ये थी z की रिप्रेजेंटेशन। अब ये वाले जितने भी nth रूट्स हैं ये किस सर्कल में मौजूद हैं, ऐसे सर्कल पर मौजूद हैं जो कि ओरिजिन पर सेंटर्ड है और उसका रेडियस r की पावर 1/n है। क्लियर हो गया। तो अब हम इन nth रूट्स को कंसीडर करेंगे।
सबसे पहली nth रूट जो है वो कौन सी बनेगी, k इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। k इज़ इक्वल टू 0 लगाएं यहाँ पर, तो फिर आपके पास जो nth रूट बनेगी उसका आर्ग्यूमेंट कितना बनेगा, थीटा ओवर n। ठीक हो गया, क्लियर है ना। यहाँ पे k 0 लगाते हैं, यहाँ भी k 0 लगाते हैं, यहाँ पे थीटा बाई n आ जाएगा, यहाँ पे भी थीटा बाई n। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास जो सबसे पहली nth रूट है, nth रूट, इसका आर्गुमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, थीटा बाय n के इक्वल होगा। ठीक है, और इस nth रूट को हम c0 कह देते हैं। ठीक है, अगली जो आपके पास nth रूट है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, k इज़ इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर अगर आप 1 डाल दें k की जगह, तो फिर आपके पास ये चीज़ जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, थीटा बाय n प्लस 2 पाई बाय n। ठीक हो गया, यानी कि आपने ओरिजिनल आर्गूमेंट के अंदर कितना एडिशन किया, 2 पाई बाय n का एडिशन किया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, इसको मैं लिख रहा नहीं हूँ, ये एंगल बन रहा है थीटा बाय n प्लस 2 पाई बाय n। ठीक है, अब इसी तरह से अगली वाली जो है वो क्या हो जाएगी, वो जो nth रूट है वो ये वाली बन जाएगी, ये वाली c1 है और ये वाली c2। तो ये c2 है, दूसरी nth रूट है, और इसका आर्गूमेंट कितना बनेगा, इसमें मज़ीद 2 पाई बाय n ऐड कर दें, यानी कि पाई बाय n प्लस 4 पाई बाय n। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप चलते जाएं, आप देखते जाएं कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने ले ली हैं k की। k इज़ इक्वल टू 0 और फिर 1 और फिर 2। ठीक हो गया, अभी तक हमने ये वाली वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, अगर आप k इज़ इक्वल टू n डालते हैं तो फिर क्या होता है, एंगल के अंदर देखें, यहाँ पर अगर आप n डाल देते हैं तो एंगल आपका आ जाएगा थीटा बाय n प्लस 2n पाई बाय n, यानी कि 2 पाई। अब 2 पाई क्या है, कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों का पीरियड है। तो फिर अगर आप k इज़ इक्वल टू n डालते हैं तो फिर ये चीज़ क्या बन जाएगी, कॉस थीटा बाय n, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा बाय n, यानी कि आपके पास दोबारा से c0 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जब हमने k इज़ इक्वल टू n पुट किया तो हमारे पास वापस यही वाली रूट आ गई है, जो कि डिस्टिंक्ट नहीं रहेगी, डबल हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब है k इज़ इक्वल टू n हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरह से इसमें n प्लस 1 करें तो फिर आगे पास ये वाली रूट आ जाएगी, n प्लस 2 करें तो फिर ये वाली c2 जो nth रूट है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब है n और n से आगे वाली रूट्स हैं वो क्या, n और n से आगे वाले इंटीजर्स के लिए आपकी रूट्स जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये वाले जो नंबर्स हैं 0 1 2 n नहीं, n से एक स्टेप पीछे वाला जो है, यानी कि n-1, इनके लिए जो रूट्स बनेंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी। इसके अलावा जो है n और n से बड़े और 0 से छोटे, इन पर क्या होंगी, रूट्स रिपीट होंगी। तो फिर इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, आगे मेंशन करना पड़ेगा कि डिस्टिंक्ट रूट्स जो हैं वो कौन कौन सी बनेंगी। डिस्टिंक्ट nth रूट्स जो हैं वो w इज़ इक्वल टू r की पावर 1 ओवर n cos थीटा प्लस 2k पाई बाय n, और फिर प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय n, और इसमें आप मेंशन करेंगे k जो है वो किसके इक्वल है, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n-1। तो ये थी आपकी n डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ z। ठीक है, n डिस्टिंक्ट nth रूट्स ऑफ z। ठीक हो गया, तो किसी कम्प्लेक्स नंबर की कितनी डिस्टिंक्ट nth रूट्स होंगी, n ही होंगी। ठीक है, 0 से लेकर n-1 कितने बनते हैं, n बनते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, इसके साथ ही हमारी आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।